नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास के अंदर हम एक फॉरेस्ट गार्ड का जो आपका एग्जाम हुआ था उस पेपर का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और इस पेपर के अंदर आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पेपर में आपके 3 पार्ट दिए गए थे, जैसे एक आपका हिंदी का और दूसरा आपका जीके का, जिसके अंदर जीके प्लस में आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी थी, और तीसरा आपका था मैथ और रीजनिंग का, शायद मैथ का ही था। तो ये 3 पार्ट इसके अंदर दिए गए थे, तीनों हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर जीके का जो पार्ट दिया गया था वो कवर करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला ही करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और इसमें दिया गया कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया। करंट अफेयर का क्वेश्चन जो कि ये कब आयोजित किया, पहली बात 8 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया, तो ये नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इस स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन जो किया गया हरियाली महोत्सव। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, तो हरियाली महोत्सव जुड़ा हुआ है वृक्षारोपण से, ये इसको हम कह सकते हैं वृक्ष महोत्सव भी इसको बोल सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ आपका हरियाली महोत्सव वृक्षारोपण से। इसके अंदर क्या दिया गया, पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता और पर्यावरण परिवर्तन के अंदर जो है पेड़ों की जो क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया। और इसका आयोजन किसके द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया गया 8 जुलाई 2022 को। इसके अलावा आपसे पूछता है वन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। वन दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को आपका हर साल वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है डैश कौन सी, इसके अंदर हवा जो है वो हावी रहती है, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा व्यापारिक पौने, ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर, या जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रेड विंड्स जिनको बोल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है। इसके अलावा देखो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ जो दे रखा है, पश्चिमी विक्षोभ, एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा के, उसके अंदर दिया गया पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश आती है उनको क्या नाम दिया जाता है, उनको नाम दिया जाता है मावट, मावट के नाम से उनको जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत की जलवायु को डैश जलवायु कहा जाता है, तो भारत की जलवायु जो उसको किस नाम से, तो वो आपकी उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोला जाता है भारत की जलवायु को। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा, मानसूनी आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मानसून टाइप जो है वो भारत की जलवायु हो जाएगी। अगर एग्जैक्ट पूछे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है वो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती है, तो किसकी वजह से, हिमालय की वजह से। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर है, तो हिमालय की वजह से जो है यहाँ पर सर्दी कम पड़ती है। इसके अलावा देखो करक रेखा जो दे रखी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसकी अगर पूछे भारत के अंदर कुल कितनी इसकी लंबाई है, तो भारत के अंदर इसकी लंबाई 2, 6, 7, 8 किलोमीटर जो इसकी लंबाई हो जाएगी। और सबसे ज्यादा जो है वो एरिया किसके अंदर कवर करती है, तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक है, इसका बना हिमालय राइट आंसर। भारत का निम्न में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, तो भारत में निम्न में से कौन सा अति विषम, तो इसका क्या आ जाएगा, दिल्ली इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दिल्ली के अंदर क्या है, फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो इसका क्या बनेगा, दिल्ली इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। और मोस्ट पॉपुलेटेड यानी कि हम कहते हैं प्रदूषित सिटी के अंदर भी आपका दिल्ली जो है वो टॉप में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है। अब नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके अंदर इसने पूछा है, वो रिपोर्ट थी आपकी प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंदर शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है। इसने किसके बारे में पूछा, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब यूनियन टेरिटरी की जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें जो पहले नंबर पर जो था इस लिस्ट के अंदर वो चंडीगढ़ था, ये आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे जो था, पहले पर चंडीगढ़, दूसरे पर दिल्ली आ जाएगा,
और तीसरे नंबर पे जो था वो था दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे शीर्ष प्रदर्शन की बात की गई है ना, तो ऑप्शन के अंदर चंडीगढ़ है ना दिल्ली है, तो दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली जो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये तो बात की गई किसकी? केंद्र शासित प्रदेश की। और यहां पर अगर राज्य की ये बात करता कि राज्य के अंदर, तो राज्य के अंदर दो कैटेगरी के अंदर इसके अंदर बांटा गया था। कौन सी? एक तो आपकी थी जो कह सकते हैं दो राज्यों में कैटेगराइज किया गया, एक तो लार्ज स्टेट के अंदर और एक स्मॉल स्टेट के अंदर। बड़ी स्टेट के अंदर जो पहली रैंक जो पाई थी इस जो आपकी राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक के अंदर वो कौन था? वो गुजरात टॉप के अंदर था। और इस लिस्ट के अंदर अगर हम बात करें हरियाणा चौथे नंबर पे था। पहले पर गुजरात, दूसरे के अंदर आपका केरल। इसको अलग से लिखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपकी ऑफिशियल रिपोर्ट जो जारी की गई थी नीति आयोग के द्वारा, उसी को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया गया। और इसमें आप देख सकते हो SECI राउंड 1 जो आपका स्कोर कार्ड है लार्जर स्टेट के बारे में, इसके अंदर जो टॉप 1 पे जो रहा है वो गुजरात है, दूसरे नंबर पर केरला है, तीसरे पर पंजाब और चौथे पर हरियाणा जो वो आएगा। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो कि हरियाणा की रैंक जो वो इसके अंदर चौथे नंबर पे है। और अगर इसके बाद इसकी दूसरी रिपोर्ट के अंदर अगर हम देखें, स्मॉल स्टेट के अंदर जो पहले नंबर पर है वो गोवा आ जाएगा और दूसरे पर त्रिपुरा आ जाएगा। और उसके बाद यूनियन टेरिटरी की जो बात की गई उसके अंदर हमने अभी पढ़ा, चंडीगढ़ पहले नंबर पे, दूसरे पर दिल्ली, तीसरे पर दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव आ गया और चौथे नंबर पर पुदुचेरी इसके अंदर जो है वो आएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और यहाँ पर देखो जिस तरह दिया गया, ओवरऑल अमंग ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट द टॉप 3 परफॉर्मर आर गुजरात, केरला और पंजाब, चौथे पर हरियाणा इसके अंदर जो है वो आता है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये रिपोर्ट आपकी कब की है? तो आप ये देख सकते हैं 10/4/2022 की ये रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी। ठीक है, तो इसका आपका कौन सा बना राइट आंसर? जो बन गया ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका वो राइट आंसर। इसके अलावा नीति आयोग के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी नए बने हैं। नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना आप सभी को पता है कब होती है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है, 1 जनवरी 2015 को। अभी इसके वर्तमान में CEO जो है वो कौन है? तो CEO इनके अभी बदल चुके हैं, अमिताभ कांत की जगह परमेश्वरन अय्यर जो है अभी इसके, परमेश्वरन अय्यर जो है अभी इसके क्या हो जाएंगे? CEO। और वहीं पे इसके अध्यक्ष तो आप सभी को पता है PM होते हैं और इसके उपाध्यक्ष जो बने राजीव कुमार की जगह पे अभी है सुमन बेरी। ठीक है, तो ये अभी 2022 के अंदर बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी एग्जाम के अंदर जरूर देखे जाएंगे। देखो नेक्स्ट, MSME तत्व जो आपका प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसायों में कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी? तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात जो सब्सिडी के बारे में दिया गया, यहाँ पर दिया गया कि जो आपके माइक्रो उद्योग जो है, माइक्रो उद्योग जो हो जाएंगे इसके अंदर कौन से दिए गए? मीडियम इंटरप्राइज। अगर आपके माइक्रो इंटरप्राइज जो होंगे उनको, उसके बाद आपके मीडियम और उसके बाद आपके स्मॉल इंटरप्राइज, ये 3 यहाँ पर दिया गया था। सबसे पहले जो माइक्रो इंटरप्राइज जो होंगे उसके अंदर 80% तक की सब्सिडी इसके अंदर दी जाएगी और स्मॉल के अंदर आपकी कितनी? तो 50% यहाँ पर, स्मॉल के अंदर 60। ठीक है, और मीडियम के अंदर कितनी? 50% की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। तो यहाँ पर मीडियम के बारे में पूछा है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। माइक्रो इंटरप्राइज के लिए 80% की, स्मॉल के लिए 60 की और मीडियम के लिए 50% की सब्सिडी जो वो इसके अंदर दी जाती है। वहीं पर वुमेन SC/ST के लिए एक्स्ट्रा 10% की सब्सिडी भी इसके अंदर दी जाती है। और यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME, इनको भी ध्यान रख लें, MSME के आपके मिनिस्टर जो है वो कौन है? श्री नारायण राणे जो है वो इसके अभी वर्तमान के अंदर मिनिस्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को छोड़कर विधेयकों को, विधायी मामलों में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा इनको विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, इसने क्या बोला यहाँ पे कि जो लोकसभा और राज्यसभा जो है उनको समान शक्तियां इसके अंदर प्राप्त है विधायकों को छोड़कर, विधेयकों को छोड़कर। और किसको छोड़कर समान शक्तियां? यानी कि इनके पास हर एक के अंदर समान पावर है, सिवाय किसके? तो धन विधेयक के। धन विधेयक या जिसको मनी बिल बोलते हैं, आपको पता होगा मनी बिल जो वो कहां पर पारित होता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर पारित होता है, इसको राज्यसभा के अंदर भेजा जाता है। राज्यसभा सिर्फ इतना कर सकता है कि इसको सिर्फ 14 दिन तक रोक सकता है, इसके ऊपर विचार विमर्श कर सकता है।
राज्यसभा सिर्फ मनी बिल को 14 दिन तक रोक सकता है। अगर उसके बाद भी उसने उसको रोक कर रखा तो ये ऑटोमेटिक पारित हो जाता है। ठीक है, मतलब जो मनी बिल है वो किसके ऊपर होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ये पारित होता है। तो इसको छोड़कर दोनों की शक्तियां जो है जो लगभग आपकी बराबर हो जाएगी, समान शक्तियां प्राप्त है। और एक तो हो गया इनको धन विधेयक, ठीक है। दूसरा क्या है, एक इनको धन विधेयक और दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसकी पावर लोकसभा के पास अलग है, बाकी लगभग सेम होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका बनेगा धन, यानी कि जो मनी बिल जो है जिसका आपका आर्टिकल जो 110 हो जाएगा, धन विधेयक या आपका आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 110 के अंदर ये दिया गया है। तो ये ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 के अंदर किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये दिया गया CDRI को, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, यानी कि कोलिएशन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो CDRI जो है इसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अप्रूवल दे दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना जो कब होती है, 2019 में इसका गठन जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, CDRI आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन इसका राइट आंसर बनेगा। इसको एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मंजूरी दे दी गई है। अब देखो बिम्स्टेक के बारे में भी आप ध्यान रख लेना, बिम्स्टेक इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा कहां पर, ढाका के अंदर। और बिम्स्टेक के अंदर आपके कौन कौन से मेंबर हो जाएंगे। अभी पहली बात बिम्स्टेक का क्वेश्चन पूछा गया HCS का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर, तो इसकी जो अभी वर्तमान के अंदर जो 5वीं बैठक जो हुई 2022 के अंदर बिम्स्टेक की, वो कहां पर हुई, कोलंबो श्रीलंका के अंदर। कोलंबो श्रीलंका के अंदर इसके अभी वर्तमान में 5वीं बैठक हुई और ये 30 मार्च 2022 को ये बैठक हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना। अब बिम्स्टेक के अंदर टोटल मेंबर कौन कौन से हैं, देखो भारत के पड़ोसी देश की बात करें, वैसे इसका बिम्स्टेक की तो फुल फॉर्म कुछ और ही है, लेकिन इससे अगर हम देखेंगे बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इसके अलावा नेपाल, भूटान, ये आपके कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 2 7। तो ये इसके मेंबर हो जाएंगे बिम्स्टेक के। और हेडक्वार्टर इसका ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी के अंदर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसकी स्थापना 2015 के अंदर, नवंबर 2015 के अंदर होती है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर इसका जो है वो हेडक्वार्टर है, कहां पर, गुरुग्राम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता। तो सिंगापुर ओपन 2022 जो महिला एकल का खिताब जीता वो किसने, PV सिंधु ने वो जीता। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, PV सिंधु। PV सिंधु से जरूर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा, क्यों, क्योंकि पहली बात इन्होंने जो अभी ओलंपिक गेम्स जो हुए थे उसके अंदर भी इन्होंने मेडल जीता और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और सिंगापुर ओपन 2022 के अंदर भी महिला एकल का खिताब जो है वो जीता PV सिंधु ने। अब देखो PV सिंधु, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। पहली बात, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताना, PV सिंधु का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के अंदर। जन्म इनका 5 जुलाई 1995 हैदराबाद से ये संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से ये संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने जो मेडल जीते थे, पहली बात जो आपके ओलंपिक गेम्स जो हुए थे, ओलंपिक गेम्स जो हुए थे टोक्यो ओलंपिक्स 2022 के, ठीक है, टोक्यो, उसके अंदर इन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो उसके अंदर इन्होंने जीता था ब्रोंज मेडल। कांस्य पदक जो इन्होंने जीता था, ब्रोंज मेडल जीता था 2022 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर PV सिंधु ने। इसके अलावा इन्होंने इससे पहले 2016 के अंदर भी इन्होंने जो रियो ओलंपिक जो हुए थे उसके अंदर इन्होंने सिल्वर पदक जीता था और ये 2 पदक जीतने वाली पहली जो खिलाड़ी यहाँ पर बन गई है। तो ये हो गया इसका 2 ये ओलंपिक ये मेडल ध्यान रखने, पहले सिल्वर 2016 के अंदर और अभी 2022 के अंदर ब्रोंज मेडल। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर जो हुए थे, इसके अंदर कौन सा पदक इन्होंने जीता, गोल्ड मेडल जो है वो जीता था, गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से। ओलंपिक्स के अंदर ब्रोंज, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल और 2016 के अंदर सिल्वर। आप देख सकते हो तीनों मेडल इनके पास है। और सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने, PV सिंधु ने जो है वो जीता था। साइना नेहवाल की बात की जाए तो कहां से संबंध है, हरियाणा के हिसार से इनका संबंध है और 2015 के अंदर ये वर्ल्ड की नंबर 1 रैंक हासिल करने वाली एकमात्र महिला बनी थी। कब इन्होंने हासिल किया, 2015 के अंदर बैडमिंटन के अंदर
जो नंबर 1 रैंक इन्होंने हासिल की थी, पहली महिला बनी थी। और पहले पुरुष कौन बने थे? प्रकाश पादुकोण जो है पहले पुरुष बने थे। नेक्स्ट, 2022 की विश्व जनगणना दिवस की थीम क्या है? देखो ये क्वेश्चन आपको वैसे तो हम करते नहीं है, लेकिन जो आपकी करंट अफेयर की पीडीएफ मैंने आपको दी थी, आप ये देख सकते हैं, जो हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ, जिसके अंदर हमने पढ़ा था 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, और इसकी थीम हमने पढ़ी थी कि 2022 की थीम क्या है? 8 मिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य। मतलब कि आपको ये साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट थीम होती है वो ध्यान रखनी है, हम कई बार बात कर चुके हैं। पहली बात, विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और ये पीडीएफ आपकी है हरियाणा की जनवरी से लेकर जुलाई तक की। इसके अंदर आपको अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में दिए गए, साथ ही आपके एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको यहाँ पर साथ के अंदर दिए गए हैं। तो अभी आपकी जुलाई तक के कंप्लीट हो चुके हैं, अगस्त कंप्लीट होने के बाद आपको अगस्त के भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप टेलीग्राम पे जाकर भी इसको ले सकते हैं। देखो 2022 की विश्व जनसंख्या दिवस की थीम 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए लचीले भविष्य की ओर। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट, ब्रोकेड एक प्रसिद्ध कलाकृति है। तो ब्रोकेड एक प्रसिद्ध, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये यूपी का था तो उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों के जीवन यापन की लागत के संकट, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट जो वो जारी की थी? तो ये रिपोर्ट 14 जुलाई 2022 को ये रिपोर्ट जारी की गई। इसमें आप देखोगे मोस्ट आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। तो 14 जुलाई को 2022 को एक रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा एक रिपोर्ट जो वो जारी की गई, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। अब यूएनडीपी आपका क्या है? तो यूएनडीपी की अगर बात करें तो ये एक यूएन की एजेंसी है जो गरीबों को मतलब गरीबी को खत्म करने के लिए और सतत आर्थिक और जो मानव विकास हासिल करने में मदद करता है, यानी गरीबी को दूर करने के लिए एक संस्था बनाई गई यूएन के द्वारा, वो है आपकी यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट आपका प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। इसने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज एक रिपोर्ट जो वो जारी की थी। निम्न में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है, जो कि शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों का हिस्सा है? देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस आपके कितने हो जाएंगे? तो वो टोटल है 8, और उन 8 में से इसने पूछा उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का हमने कई बार पढ़ा, कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और इसी कथक से रिलेटेड कौन है? बिरजू महाराज, जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया। बिरजू महाराज और शोभना नारायण, ये कथक जो नृत्य है इनसे संबंध है। मोहिनी अट्टम और आपके कौन से हो जाएंगे? कथकली, ये दोनों के दोनों जो यहाँ पर दे रखे हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों के दोनों जो है ये कहाँ के हैं? ये केरल के हैं, केरल के हैं मोहिनी अट्टम और कथकली। सत्रिया कहाँ का हो जाएगा? असम का जो है वो है आपका सत्रिया। ठीक है, और इसमें आपको एक क्वेश्चन और पूछा गया था, अगर आपको याद होगा, हरियाणा पुलिस के पेपर में, हरियाणा पुलिस के पेपर में था, पता नहीं कौन से में, कथकली के बारे में पूछा गया था। वो कौन थे? वल्लथोल नारायण मेनन। ठीक है, नारायण मेनन, ये किससे संबंध है? कथकली से संबंध है। और ये कथकली कहाँ का? केरल का। मोहिनी अट्टम से कौन है? हेमा मालिनी का संबंध मोहिनी अट्टम नृत्य से रहेगा। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और डैश की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। महाकुंभ, कुंभ का मेला 12 वर्षों के बाद जो आता है, और इसकी जो निर्धारण किया जाता है वो बृहस्पति की स्थिति की, यानी जुपिटर जो आपका ग्रह जुपिटर प्लेनेट है, उसकी स्थिति को, उसकी पोजीशन को देखने के बाद निर्धारित की जाती है कि इसकी तिथि क्या निर्धारित की जाएगी? तो खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्न में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया गया, इसमें क्या होता है कि कौन से कंट्री का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब ये बनता है कि उस देश का पासपोर्ट जो कितने देशों में आपका वैलिड है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे पावरफुल जो आता है वो जापान जो वो आता है, उसका ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। पहले नंबर पे आपका जापान है, सेकंड नंबर पर अगर आपसे पूछे तो सिंगापुर
और साउथ कोरिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। अगर यहाँ पे भारत की अगर रैंक पूछी जाए तो 87th रैंक जो है वो भारत की आएगी, पहले 83rd दिखाई थी, लेकिन अगर आप अभी हेनले पासपोर्ट की ऑफिशियल इसकी वेबसाइट पे जाओगे जहां पर रैंकिंग दे रखी है वहां पर 87 इसके अंदर जो वो आपका दिखा रहा है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। पिछली बार कितनी थी, 90 रैंक थी, इस बार थोड़ी 2-3 रैंक यहाँ पर सुधरी है। 2022 के अंदर 87th जो वो किसकी, इंडिया की रैंक जो है वो हो जाएगी, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी गुजरात की पहली और भारत की चौथी सुविधा है। गुजरात की पहली, भारत की चौथी, जिसे यूएसडीए और एपीएचआईएस से निर्यात के लिए यह मंजूरी मिली है। तो किसके निर्यात के लिए मंजूरी मिली है, तो वो हो जाएगा मैंगो और पोमेग्रेनेट्स, यानी कि आम और अनार। क्या इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया, और ये आपका जो क्वेश्चन है वो जुलाई 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने घातक मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की जानकारी दी है? तो घातक मारबर्ग वायरस जो है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका आपका राइट आंसर जो आएगा वो आ जाएगा घाना, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11th जो 11वें नंबर का जो है वर्ल्ड अर्बन फोरम इसकी मेजबान था? तो कौन हो जाएगा 2022 के अंदर? तो ये आपका जून के अंदर ये आयोजित हुआ, 26 से लेकर 30 जून तक। इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो बनेगा कैटोविस, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि, पारिस्थितिक और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत के और किसके, तो भारत के और आपके जर्मनी के बीच, तो भारत और जर्मनी के बीच एक हस्ताक्षर हुए थे, एक एमओयू साइन हुआ था। और ये आपका कब की बात है, जुलाई 2022 के अंदर ये हुआ था। और इसके अंदर अगर आपसे पूछे किस किस के बीच में हुआ था, तो ये इसके अंदर भारत की तरफ से जो है केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, क्योंकि कृषि से जुड़ा हुआ है तो इसलिए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, और वहीं पे जर्मनी की तरफ से कौन थे, तो स्वेजा सुल्ज, इनके बीच में ये एमओयू एक कह सकते हैं घोषणा जो है इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर जुलाई का करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? अगर आपसे ये पूछे ऑपरेशन के आधार पर कितने टाइप होते हैं कंप्यूटर के, तो अकॉर्डिंग टू हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा हैंडलिंग के अकॉर्डिंग या ऑपरेशन के आधार पर 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग, सेकंड आपका कौन सा डिजिटल, और इन दोनों का मिक्सर जो है वो आपका हो जाएगा हाइब्रिड। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं, इसके अकॉर्डिंग डिजिटल है, हाइब्रिड है, एनालॉग है। तो रिमोट जो इसका राइट आंसर रहेगा, ये ऑपरेशन के आधार पर एक कंप्यूटर का टाइप नहीं है। निम्न में से किस शहर ने कमलम यानी कि ड्रैगन फ्रूट 2022 के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की? तो कृषि मंत्री तो आपको पता है नरेंद्र तोमर है, लेकिन कृषि और कल्याण मंत्री कौन है, जो कि है वो मनोज आहूजा, इसने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और किस शहर में ये आपका किया गया, तो ये दिल्ली के अंदर किया गया, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और डैश ने 2 सरकारी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और किसके द्वारा 2 सरकारी कार्यक्रम, एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी, ठीक है, को तकनीकी सहायता प्रदान करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया, ये यूएनडीपी के द्वारा किया गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। इसमें 2 कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, इसके ऊपर जो यूएनडीपी जो है वो तकनीकी सहायता जो है वो प्रदान करेगा। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर के अंदर फाइल या फोल्डर की खोज या फाइल या फोल्डर को ढूंढने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? F3 का इसके अंदर उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। कंप्यूटर के अभी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, दोनों इंपोर्टेंट है। और इसके अलावा F4 के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये किसके लिए? एड्रेस बार जो है उसको शो करने के लिए, एड्रेस बार। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर F4 प्रेस करूंगा तो आप देखोगे ये एड्रेस बार जो है, देखो दोबारा से देखो,
अगर मैं यहाँ पर F4 प्रेस करूंगा तो एड्रेस बार आपके सामने जो ब्लू कलर का यानी इसको शो करता है। वहीं पर अगर मैं F3 करूंगा तो आप देख सकते हो सर्च बार आ जाएगा और F5 करने के बाद रिफ्रेश होता है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है, F5 से रिफ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? तो ये भाषा आपकी क्या हो जाएगी? तो ये भाषा जो है वो कहलाई जाती है हिंदवी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय को क्या कहा जाता? राय यानी कि विजयनगर के शासक। अब विजयनगर के बारे में अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य तो इंपॉर्टेंट होगा, यहां से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। पहली बात, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा? 1336 ईस्वी के अंदर हरिहर व बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा की गई। हरिहर व बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। इसकी राजधानी कौन सी, कैपिटल कौन सी है? हम्पी इसकी कैपिटल हो जाएगी। और इसको जो है 1986 के अंदर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको शामिल जो है वो किया गया। अब आपको पता है विजयनगर साम्राज्य के अंदर जैसे इसने क्या दिया गया? राय, यानी जैसे कृष्ण देव राय जो राजा हुआ करता था, यानी उनको राय बोला जाता था, यानी विजयनगर के शासक। उनको क्या बोला जाता? उनको बोला जाता नरपति। नर मतलब कि आपका आदमी हो जाएंगे, नर मतलब मनुष्य, और पति मतलब कि क्या? राजा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ध्यान रख लें, नरपति उनको बोला जाता था जो विजयनगर के आपके जो शासक हुआ करते थे उनको। अश्वपति होता है घोड़ों का जो राजा, जिनको बोल सकते हैं। निम्न में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया? तो चोल शासकों के संरक्षण के अंदर अगर आपसे पूछे, हमने पढ़ा था वृद्धेश्वर मंदिर जो है वो तंजावुर के अंदर जो कि बनाया गया चोल शासकों के द्वारा। इसके अलावा नटराज मंदिर जो है जो कि आपका ये भी किसके द्वारा बनाया गया? चोल के द्वारा बनाया गया। और गोंडेश्वर मंदिर जो है ये आपका इनके द्वारा नहीं बनाया गया। पल्लाई वनाश्वर जो मंदिर जो है तंजावुर के अंदर ये बनाया गया। तो राइट आंसर जो बना गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार के अंदर जो है ये इसका राइट आंसर। गोंडेश्वर मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया? ये यादव वंश के द्वारा इनको बनाया गया था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और इसके अलावा जो आपका वृद्धेश्वर मंदिर से क्वेश्चन अगर हमने देखा होगा, कई बार पूछा गया वृद्धेश्वर मंदिर। पहली बात, ये कब बनाया गया? वृद्धेश्वर मंदिर 11वीं शताब्दी के अंदर इसको बनाया गया, और ये सबसे बड़ा मंदिर है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इसको शामिल किया गया। प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो कि देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका में से एक मस्तूल निकलता था जिसे क्या बोलते हैं? ये वैसे तो समझ से बाहर है क्वेश्चन, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है? जो आपका सांची का स्तूप जो है, सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप जो है ना उससे जुड़ा हुआ। सांची का स्तूप जो कि किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बनाया गया। और ये किससे जुड़ा हुआ है सांची का स्तूप? तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध से जुड़ा, क्योंकि अशोक तो बौद्ध धर्म को मानता था। तो यहाँ पर जो दिया गया कि इसी सांची स्तूप जो है ना, इसी का ये पार्ट है कि प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी और एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता है जिसे यष्टि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल बौद्ध धर्म को ये रिप्रेजेंट करता है, यानी बौद्ध वास्तुकला का ही एक हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों के कितने महाजनपदों का उल्लेख था? तो ये तो आप सभी को पता होगा, हम pढ़ते हैं बहुत बार। 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और एक क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर कि जो आपके 6वीं शताब्दी के अंदर जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उनका उल्लेख हमें किस में मिलता है? उनकी जानकारी जो है वो हमें किसके अंदर मिलती है? तो इनकी जानकारी जो है वो मिलती है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है ये, और इसी बौद्ध ग्रंथ से क्या मिलती है? इसी बौद्ध ग्रंथ से हमें इन 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में कल्याणकारी कार्यों के विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों के एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई। इसमें सिर्फ ये पूछा गया कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 के अंदर किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? फोर्थ जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु यानी पॉलिटिकल गुरु कौन है, तो वो हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। वहीं पे राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो इन्होंने किसकी स्थापना की, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो की थी, किसकी, ब्रह्म समाज की 1828 के अंदर। राजा की उपाधि इनको किसने दी थी, कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। और लाला लाजपत राय के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हिसार इनकी कर्म भूमि हो जाएगी। और नवंबर 1928 के अंदर इनकी साइमन कमीशन के विरोध में इनकी मृत्यु होती है। इनको शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। और सी आर दास माने चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के बारे में अगर आपको याद होगा, हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्वराज पार्टी के बारे में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो कब होती है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो होती है 1923 के अंदर। और 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करता है, तो वो सी आर दास यानी चित्तरंजन दास प्लस में मोतीलाल नेहरू ये जो है क्या करते हैं, किसकी, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी इसमें टोटल आपके जीएस के टोटल 30 क्वेश्चन है, जिसमें आपके देख सकते हो साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी हम कवर करेंगे। यहाँ पर साइंस के आप देख सकते हो, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, तो वो हम आगे कवर करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, 30 हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी की क्लास के अंदर मैक्सिमम आप देखोगे जीके के और प्लस में आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, और ये एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो जरूर इनकी पॉसिबिलिटी बनती है कि आगे और एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और पीडीएफ आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद।